हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आते हैं पहले होम पे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो किसके नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सर आपने चैप्टर करा दिया है कंप्लीट। सर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बच्चा लोग जल्दी आइए, प्रवेश कीजिए। इस पेज पे बैठ जाओ, अभी सब सेट है, इस पे बैठ जाओ, नहीं तो सब हिल जाएगा। तो क्या है आज का जो सेशन है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सर चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर दिया है। सर चैप्टर 1 ही क्यों? सीबीएसई तो चैप्टर 1 एलिमिनेट कर दिया है। सर नीट में भी चैप्टर 1 का कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन सर बिहार बोर्ड आपका चैप्टर 1 पूछता है, और चैप्टर 1 से इस साल भी 2026 में भी बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन किया है। सर चैप्टर 1 इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही नीट और सीबीएसई ना करे, लेकिन इससे 3 चैप्टर जो पीछे का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कनेक्टेड टू ईच अदर, इस चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आज मैं आपको, क्योंकि आपके इस बार 2026 के क्वेश्चन में इमॉर्टल वाला भी सीन दिया है कि कैसे यूनिसेलुलर इमॉर्टल के रूप में जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन को यहां पर भी हम लोग बात करेंगे, या फिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है किसी लाइफ के लिए, ये भी क्वेश्चंस को यहां पे हम लोग डील करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि आज के सेशन में क्या चलने वाला है। सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चलेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 का, किसका? चैप्टर 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। जो क्लास मैंने स्टार्ट किया था, जो क्लास मैंने स्टार्ट किया था, वो क्लास में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अगर था तो यही था। अब आ रहा है ना? सबसे पहला क्वेश्चन जो था यही था कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आपने क्या जवाब दिया था? आपने क्या जवाब दिया था बताइए? बहुत बढ़िया, जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इसके लिए जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना था। ए सर, इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल टू कंटिन्यूटी ऑफ आवर लाइफ, आवर रेसेस, एंड टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज अलाइव ऑन दिस अर्थ। ये अपने शब्दों में। उस समय में यह भी मैंने बताया था कि इट इंश्योर्स टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन जो है वो सुनिश्चित करता है लाइफ के निरंतरता को, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का ये चेन बनता है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों मिलकर एक अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, तो ये जिस जनरेशन में है, इससे आगे का जनरेशन ये देखेगा कि नहीं? जैसे हमारे माता पिता एक एज तक सीमित है, फिर उसके बाद नहीं रहेंगे, हर एक कोई के माता पिता या दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब। लेकिन इसका ये जो जनरेशन है, ये वाला, ये और आगे तक देखेगा। फिर इसकी जब जिससे शादी होगी तो इसका भी जनरेशन वो और आगे तक देखेगा। दैट्स व्हाई लाखों करोड़ों साल से ह्यूमन बीइंग राज कर रहे हैं, है ना? डायनासोर के बाद ह्यूमन बीइंग का निजात हुआ, यानी ह्यूमन बीइंग इस धरती पे आए और अभी तक राज कर रहे हैं। डायनासोर क्यों खत्म हुआ था पता है आप लोगों को? एस्ट्रॉइड के गिरने से। बिल्कुल सही है, सही जवाब है, क्योंकि हमारा साइंस यही कहता है बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से आके टकराया, और जब उसका पृथ्वी से आके टकराया तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 10 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ा था। एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिरता है उससे 10 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ा। सब चीज हिल के रख गया पृथ्वी पर, यानी पानी में कंपन हुआ, पूरा बाढ़ आ गया, धरती फटा, पूरा एकदम आग का गुब्बारा आ गया, सब चीज मरते चले गए। तो उस समय में जब इतना बड़ा उल्का पिंड आके टकरा सकते हैं, तो क्या भविष्य में नहीं टकरा सकता है? तो जिए अपनी जिंदगी को बढ़िया से, वैसे जिए कि हर एक दिन मेरा ही अंतिम दिन हो, वैसे जीना है जिंदगी को। खूब खुशी से हर एक पल को जीते हुए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। कब क्या हो जाए, अभी कुछ समय पहले 2020 या 21 में, नहीं 2020 या 21 का बात था, कुछ समय पहले, कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और उस समय में रियली एक ऐसा माना गया था कि एक उल्का पिंड टकराने वाला है। बहुत बड़ा वायरल हुआ था ये बात, उल्का पिंड आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है, यानी एस्ट्रॉइड आ रहा है, टकराएगा। लेकिन हम लोग लकी हैं कि पूरा साइंटिस्ट लोग तो ध्यान दे ही रहे थे, ये पृथ्वी है
और ये उल्का पिंड इसके साइड से गुजर गया। ठीक है, ये उल्का पिंड इसके साइड से गुजर गया, यही ऑब्जर्व किया जा रहा था। लेकिन अब नासा वगैरह चाहे जो भी बड़े बड़े एस्ट्रोनॉटिकल डिपार्टमेंट हैं जो हमारे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इसका भी उपाय ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी के तरफ तो कैसे इसे डेविएट कर दिया जाए अपने पाथ से या फिर फोड़ दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में बहुत सारे डाल दिए गए हैं, पता है ना, जो पृथ्वी को ऑब्जर्व करते रहता है। हजारों सैटेलाइट्स चल रहे हैं और जो पृथ्वी के हर एक पल को बता रहे हैं कि पृथ्वी में ये परिवर्तन हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हम लोग। अच्छा, जो मौसम विभाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन किए हुए कंपटीशन में। मौसम विभाग जो हमें जानकारी देता है कि अनुमान है कि कल बारिश होगी, अनुमान है कि कल बर्फ गिरेगा, उसको कौन सा विभाग बोलते हैं, बता दीजिए। तो अभी आप लोगों को डेयरी मिल्क देंगे हम खिलाने के लिए, जल्दी बताइए, डेयरी मिल्क जीतना है कि नहीं जीतना है। इंग्लिश हम तो बता ही दिए, मौसम विभाग, उसको मौसम तो इंग्लिश में ही बताओगे। क्या बोलते हैं, कोई डेयरी मिल्क नहीं जीतेगा। मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स कोई जवाब दिए क्या, उसके पास हम डेयरी मिल्क पहुंचाएंगे। चलिए आइए, नहीं जवाब दिए तो देखिए, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कंपटीशन तक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंपटीशन में भी पूछा हुआ है कि मौसम विभाग को कौन सा डिपार्टमेंट कहा जाता है जो मौसम के या फिर जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे कहते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन ही केवल नहीं, इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हम लोगों ने देखा ना कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन आपका आंसर इतना बड़ा नहीं देना है, आंसर बहुत छोटा और सिंपल शब्दों में देना है, जो कि लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल फीचर है सभी जीवों का, यानी मूल चरित्र, मूल सिद्धांत, मूल तरीका, जो फंडामेंटल कहते हैं मूल तरीका है। यानी दुनिया में अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका फीचर है रिप्रोड्यूस करने का। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है कहे कि जीव कर रहा है, और जीव है तो बायोलॉजी है, जीव है तो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसके दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम, अपने जैसा ही। जैसे ये अगर पेरेंट है तो ये जो ऑफस्प्रिंग निकाला ये इन दोनों के जैसा ही दिखेगा, इन दोनों के जैसा, इन दोनों के जैसा। जैसे आप लोग जो भी हैं अपने माता पिता के जैसे ही दिखते होंगे, ठीक है। हाँ, सेम जीन जाता है, इसीलिए अगर आप किसी और के तरीके से दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा बलंडर है। अभी एगो कुछ दिन पहले रील वायरल हुआ था, ये जो ये मूवी नहीं आया था धुरंधर, धुरंधर में मूवी था, एगो अक्षय कुमार और बॉबी देओल और शायद धर्मेंद्र का तीनों ऐसे जोड़ी था, तीन गो, मतलब उसका कॉपी जैसा लग रहा था। और बॉबी देओल जब मुस्कुरा रहे था ना तो एकदम गजब, एकदम हडिया जैसा लग रहा था सब बॉबी देओल पे। अरे भाई तेरी बॉबी देओल को भी देख लो, ये देखे कि नहीं देखे आप लोग, उसी का 2 कॉपी। और ये इस गाना पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जो अक्षय खन्ना का गाना नहीं है, उस गाना पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा। पता नहीं आप लोग कैसे नहीं देखे, उस समय में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चला था, हम भी देख के जब देखे तो बहुत ज्यादा हंसे की बताइए। तो दुनिया में ऐसे भी कहा जाता है कि एक फेस के 7 लोग होते हैं, एक फेस के जैसा 7 लोग मिलेगा तुमको। कई कई कॉपी नहीं मिल जाता है, जैसे आपको कपिल शर्मा के शो में ही मिमिक करने के लिए कई लोग आते हैं, तो अक्षय कुमार का भी मिमिक करता है तो अक्षय कुमार का पूरे स्टाइल में दिखेगा, अमिताभ बच्चन का भी, अमिताभ बच्चन का। अभी चलिए ये भी छोड़ दीजिए, एकदम बिल्कुल बताते हैं अक्षय खन्ना का ही 2 कॉपी, वो जो सीन कर रहे हैं धुरंधर में, उसी के जैसा वो और वायरल हुआ था लड़का, और उसको कई जगहों पे शादी में बुलाया भी गया। जो गनवा नहीं है इसी से करके नाचता है, उसमें धुरंधर वाला जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, तो उसमें
तो इससे ये कहना है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो होते हैं, ऐसा कहा गया कि 7 जैसे दिखते हैं, तो एक दूसरे के जैसे भी कोई कोई नजर आ जाता है, अरे एकदम सेम, हम पहले देखे थे ऐसा, इनके जैसा कोई है ना, ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसा मिल जाता है। अब यहां पे जो मैंने अभी आपसे कहा था कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, तो रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूएंस ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑन द अर्थ। कंटिन्यूएंस का मतलब होता है निरंतरता या लगातार। जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन प्रक्रिया, उसमें एक जेनरेशन दूसरे जेनरेशन पीढ़ी को जब जन्म दे रहा है तो वो अपने कंटिन्यूएशन को सुनिश्चित कर रहा है, यानी कंटिन्यूटी को, अपनी निरंतरता को बनाए रख रहा है। इमेजिन करते हैं कि ये टाइगर है जो टाइग्रेस से मेट कर रहा है, तो ये मेट करे ही ना, सोचो कि ये मेट करे ही ना, तो अगला इसका कब होगा, क्या नहीं होगा, और इसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी पे हमको बताइएगा कि एक्सटिंक्ट जानवर, एक्सटिंक्ट एनिमल जो हमारे अर्थ से कौन कौन है। 5 नाम लिख के लाना है आपको, जो खत्म हो गए, पूरा विलुप्त, अब उसकी प्रजाति नहीं है। डोडो बर्ड हो गया, डायनासोर हो गया, बहुत बढ़िया, साइबेरियन टाइगर, और भी तो 5 गो नाम। साइबेरियन टाइगर में कुछ नाम है, मैमोथ हो गया, बड़ा हाथी, ठीक है। तो अभी तो यही बता दिए, लेकिन होमवर्क में लिख के लाना है, 5 गो बता दिए हैं आप लोग को। मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स भी जो होंगे वो कर लीजिएगा काम। आइए, कहता है इन द अब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन दिस स्पीसीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे गेट एक्सटिंक्ट। जो मैंने कहा वो लिखा हुआ है अभी, या जो लिखा हुआ है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। यानी कि अगर कोई भी स्पीसीज, प्रजाति रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो इट मे बी एक्सटिंक्ट इन द फ्यू टाइम, यानी कुछ समय में आगे जाके 10 सालों में वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पहला नंबर। आगे आइए दूसरे नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच इज अ बेटर मोड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा बेटर मोड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल है। सेक्सुअल है। क्यों सेक्सुअल है, क्यों सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर है। कैसे रिस्क कम रहता है, जैसे इन विच सेंस द रिस्क इज लोअर देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस बात का रिस्क, मरने का, तो बच्चा जन्म लेने का। इसमें एक ही सबसे खास बात होता है कि इसमें वेरिएशन आता है। क्या आता है, वेरिएशन, बस यही चीज। यानी इसमें 2 न्यू ऑर्गेनिज्म वन ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जो दोनों का कैरेक्टर लेके आता है। तो एक कैरेक्टर से अच्छा तो 2 कैरेक्टर ना, और यही कैरेक्टर हमेशा मिलते मिलते हम लोग इवॉल्व हुए हैं। क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, जो कि वेरिएशन को लीड्स करता है। देखिए कहता है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड रिप्रोडक्शन, इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। क्या लिख दिया, न्यू वेरिएंट्स को अलाउ करता है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए जो मिलता है वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल का मिलता है, टिपिकली वन ऑफ इच सेक्स, जो दोनों सेक्स से आता है। जैसे हमने कहा कि सर एक ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, तो इसका डीएनए अपना, इसका डीएनए अपना है कि नहीं, ये दोनों डीएनए मिलके एक न्यू डीएनए बनाया जो दोनों के कैरेक्टर को लेके आए। यही पढ़ना है जेनेटिक्स में। किसमें पढ़ना है, जेनेटिक्स में। यही पढ़िएगा आपकी डीएनए कैसे रिकंबाइन करता है, कैसे आता है। हाँ, जेनेटिक्स को मेंडल दिए थे तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड आया है। ये सब नीट का मक्खन क्वेश्चन है, यही सबसे आपका नीट जो होता है क्वेश्चन निकालता है इस पे। तो ये जो दोनों डीएनए आया, तो 2 डीएनए मिलके एक न्यू डीएनए बना, तो कुछ तो खास होगा ना, दोनों का कैरेक्टर लेके आया है। समझ में आया। और इसी जेनेटिक्स से पूरा दुनिया में बहुत गजब का बदलाव हुआ है। आजकल आप लोग टोमेटो और पोटैटो के मिश्रण वाला जो खा रहे हैं सब्जी, आप लोग इतने बेहतरीन बेहतरीन सब्जियों में अब सारे एलिमेंट्स खा रहे हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट वाला दाल चावल ये सब भोजन जो कर रहे हैं, उसमें देखिएगा लिखा हुआ विटामिन ए डी ई कंटेंट। तेल जो खा रहे हैं या सब्जी जो खा रहे हैं, इस सब में अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो भर भर के डाला जा रहा है, कि ताकि हम लोग का माल न्यूट्रिशन नहीं हो, यानी हम लोगों को कोई ऐसा कमी वाली बीमारी नहीं हो।
जो पहले बहुत बच्चे लोगों में देखने के लिए मिलता था, कई लोगों में देखने के लिए मिलता था। तो क्या यहां पे बोला है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डीएनए इसमें मैच करता है, मिलता है इट सेक्स से। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स। डीएनए का फुल फॉर्म प्रोनाउंसिएशन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी डीऑक्सी नहीं पढ़ते, डीऑक्सी नहीं आई भी लगता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बस यही, ठीक है। डीएनए नहीं, आई लगाए हैं, आई आर के बाद डीऑक्सीराइबोज एक साथ आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, हाँ डीऑक्सी। इसमें 5 ही ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग डीऑक्सी कहते हैं, ठीक है। हाँ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी का मतलब नहीं, नो। यहां पे जो लिख रहा है कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। दिस वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट कांस्टेंट चेंजिंग एंड द चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। और इसी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग आता है वो कांस्टेंट बदलते रहता है, और इस जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है इसमें सरवाइव करते हुए अपने आप को इवॉल्व करता है। क्या करता है? इवॉल्व करता है, यानी अपने आप को और विकास की राहों पर लेके जाता है। Why we are a modern human being like this? The ancient human being or the early human being is of what type? वो गोरिल्ला जैसे थे, ऐसे से चलते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे हो गए सीधा, अब हम लोग बाइपेडल हो गए थे। दिस इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पढ़िएगा क्लास 12 में कि कैसे हम लोग बंदर से मानव की तरफ बने हैं, समझे? ये सब पढ़ना है। पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सब इवोल्यूशन में पढ़िएगा। ऑल्सो इट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ बेटर सुटेड ऑर्गेनिज्म। देखिए लिख दिया ना, ये भी क्या होता है, लीड्स करता है बेटर सुटेड इवोल्यूशन। जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए इवोल्यूशन के आधार पे बेहतर आदमी बनता है, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट। आज हम लोग ऐसे हैं, कल और कुछ इससे बेहतरीन बनते चले जाएंगे एकदम। अभी हम लोग के शरीर पे बाल है, लेकिन इस बाल का कोई काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे ये भी बाल खत्म हो जाएगा। टकला वाला नहीं, ये सब रहेगा, क्योंकि इस पे हम लोग काम करते रहते हैं। बंदर को देखिए कितना बाल होता है शरीर में, क्योंकि वो लोग कपड़ा नहीं पहनता है। तो ये जो हेयर सूट्स होते हैं शुरुआत में, रोए, उसको प्रोटेक्ट करता है ठंडे से, गर्मी से, ये सब से। लेकिन हम लोग तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहन लिए? कपड़ा। इसीलिए पहले हम लोग का बंदर का जैसा ये बाल था, कितना कम हो गया है शरीर में, हो गया है ना। यही धीरे धीरे आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा, अब एक भी बाल नहीं रहेगा शरीर में, एकदम पूरा एकदम चिकना सपाट। जैसे गाल का कैसे होगा, अभी तो गाल में हमारे बाल है, छोड़ो तुम, जैसे जो सबका होता है, ठीक है। हम लोग तो टेस्टोस्टेरोन के कारण इस प्रकार से जो चेंजमेंट होता है हार्मोनल का, ये हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरी लिटिल और नो वेरिएशन। देखिए, और उसी को बात में करें सीधे उल्टा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिला, ये सीधे उल्टा होता है, उसमें कोई वेरिएशन दिखाई नहीं देता है। एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट देमसेल्व्स। और जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, किसका? अपने पेरेंट के जैसा। जब एग्जैक्ट कॉपी होगा तो उसे एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे बच्चा? क्या नाम देंगे? कोलोन। कोलोन का मतलब क्या होता है? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सब पढ़ाया हुआ है एकदम, फक फक बताइए आप लोग मुंह में तुरंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन में किसी को परेशानी? बोलिए ना। तीसरा क्वेश्चन आई, कौन क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्ड एज अ कोलोन? कहिएगा एसेक्सुअल, अभी तो तुरंत बताइए वाला, लास्ट ही लाइन में था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जीव जो जन्म लेते हैं उनको क्यों एज अ रेफर्ड करते हैं कि ये कोलोन है? क्यों रेफर्ड करते हैं? डीएनए दोनों का सेम होता है। दोनों नहीं, एक ही पेरेंट यूज ही होता है, उसका डीएनए एग्जैक्ट सेम होता है, जेनेटिकली भी सिमिलर होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होता है। हाँ बिल्कुल, तो जेनेटिकली भी सिमिलर हुआ और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हुआ, इसीलिए कोलोन कर दिया। ये आंसर है। लिख रहा है कि अ कोलोन इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, क्या लिख दिया? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। और इस प्रोसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। सो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसीलिए मेल फीमेल गैमेट का तो फ्यूजन हुआ ही नहीं।
तो हुआ नहीं तो वेरिएशन कहां से आएगा। और इस प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा, और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कोलोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन्स। कोई दिक्कत क्या, बोलिए ना, परेशानी समझ में आया अच्छे से। चलिए बन जाएगा। ये 2-3 चैप्टर तक आपको हम ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे, आप लोग खुद से क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। एक और करवा दें क्या, हाँ बिल्कुल करवाएंगे, अरे बिल्कुल करवाएंगे, 5 क्वेश्चन करवा देंगे तुमको। मजा आ रहा है, कहते कि सर छोड़ दीजिए। हम दूसरा चैप्टर ओहे, ये सब भी चीज अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम समझेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। और इस क्लास में ऑब्वियसली आपको तरीका पता चलेगा कि क्वेश्चन हमको समझना क्या है, क्योंकि पढ़ा हुआ है सब, हम बनाएंगे क्वेश्चन कैसे। तो देखिए कितना आसानी से बनते जाएगा, सब मैंने पढ़ा दिया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस टू सर्वाइवल, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये कहते हैं, जैसे कि पहले तो क्वेश्चन किया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन बेहतर है। अब कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतर बोला गया है, ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसको बेटर माना जाता है कि ये ज्यादा जिएगा। आखिर ऐसा क्यों, ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए क्योंकि जब वेरिएशन लेके आता है तो उसके पास एबिलिटी होती है, मतलब दोनों का अलग अलग एबिलिटी चल जाता है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। बहुत सारी चीज जैसे कि उसमें जैसे पेरेंट्स में उसका होगा उस टाइप का एबिलिटी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जीना आएगा। आपके कहनाम से हम आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं। अब कैसे एक्सप्लेन करना है इसे, कि सर ये जो क्वेश्चन कर रहा है बिल्कुल सही है कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट से डीएनए आ रहा है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से, दोनों के एफिशिएंसी को ये लेके आ रहा है, और वो ज्यादातर उस माहौल में जीने की क्षमता रखता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू द बिफोर। देखिए क्या लिखता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। द फ्यूजन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 यूजुअल डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज। ये तो पहले वाला ही बात लिखे हुए टोटल। The variation allow the individual to adapt under varied environment condition for better chances of survival। देखो ये लिखा है क्वेश्चन वाला ही, ये जो वेरिएशन होता है इंडिविजुअल का, इसी को अडेप्ट करता है, यानी अडेप्ट का मतलब अपनाता है, वो ज्यादातर इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर हो सकता है, यानी वेरिड अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसका बेटर चांसेस होता है सर्वाइवल का, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेक्सुअल हैज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल अंडर सम इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है उसको बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन अंडर सम सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे परिस्थितियों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेज फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कुछ एडवांटेज होता है, उसके पास भी गुण होते हैं जीने का, लेकिन फाइनली कंक्लूजन देगा। फॉर एग्जांपल सम इंडिविजुअल्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर वेल सेटल्ड इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं अगर वो मूव नहीं करते हैं उधर इधर और इधर उधर और एक जगह रहते हैं तो वो एक जगह है, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, सर्वाइवल का चांसेस उनका बढ़ा हुआ। ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट एंड क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which does not consume much time and energy and compared to the sexual reproduction। और asexual reproduction में ये बहुत ही क्विक मोड होता है रिप्रोडक्शन का, और ये कंज्यूम नहीं करता है ज्यादा एनर्जी को और ज्यादा परेशानियों को, इसीलिए कम समय में ये हो जाता है। तो सर इसका आंसर क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? इन द सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट कंपेयर, हाँ हो सकता है किसी के पेरेंट्स को कुछ बीमारी जेनेटिकली कैरी होता है, जेनेटिकली, तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आ जाएगा। ये तुम्हारा कहना बहुत सही है, लेकिन बीमारी केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही नहीं होता है, एसेक्सुअल में भी हो जाता है कई तरीके से, तो उसमें भी तो बीमारी आ जाएगा। तो बीमारी वाला सीन ना हटा के यहाँ पे हम लोग एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट में बात करते हैं। तो वेरिएशन ये दोनों को बराबर करके रखा है, लेकिन कुछ अगर ज्यादा हद तक विन होगा
तो अगर तुम एज अ सर्च करके देखोगे या जानोगे और डीप में, तो बोलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रियली में ये एडवांटेज होता है कि इन्वायरमेंट में ज्यादा समय तक जी सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अब हमारा आज का अंतिम जो प्रश्न है, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस बोल दिया है कि बताइए। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। और इसमें फ्यूजन इन्वॉल्व होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इसमें एक ही प्रकार का गैमेट फीमेल का ही आएगा। और दिक्कत, वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए ये जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल रहेंगे और ये नहीं रहेंगे। क्या? इधर वाला सब बताया हुआ है, उसी से आपको आंसर लिख देना है। जबकि दूसरा कहता है कि ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो वेरिएशन शो नहीं करेगा, वो कहलाएगा क्लोन्स। क्या कहलाएगा? क्लोन्स। और जबकि यहाँ पे वेरिएशन शो करेगा और एकदम पेरेंट और मदर से, हाँ पेरेंट से क्या होगा? मदर से डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, उसके जैसा दिखेगा लेकिन डिफरेंट होगा। कोई दिक्कत क्या? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। समझ में आया? आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे क्लास को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट। बाय बाय।